हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम 7th क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स को रीड करेंगे। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, यानी कि नए राजा और नए राज्य। तो आइए इस चैप्टर को रीड करते हैं। मैनी न्यू डायनेस्टीज एमर्ज्ड आफ्टर द 7th सेंचुरी, यानी के 7वीं शताब्दी के बाद कई नए राजवंशों का उदय हुआ। यानी के 7वीं शताब्दी के बाद कई नए राजवंश बने। मैप 1 shows the major ruling dynasties in different parts of the subcontinent between the 7th and 12th century। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि ये जो मैप 1 है, इसमें उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखाया गया है। द एमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, यानी कि अब हम ये पढ़ेंगे कि नए राजवंशों का उदय कैसे हुआ, नए राजवंश कैसे बने। बाय द 7th सेंचुरी देयर वर बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि 7वीं शताब्दी आते आते, 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज्ड देम एज देयर सबऑर्डिनेट्स और सामंतास, और जो उस समय के राजा थे वो इन बिग लैंडलॉर्ड्स को, इन बड़े भूस्वामियों को और इन योद्धा सरदारों को मान्यता देते थे कि ये हमारे साथी हैं, ये हमारे साथ हैं। दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर दियर किंग्स और ओवरलॉर्ड्स, और ये जो बिग लैंडलॉर्ड्स थे, ये जो वॉरियर चीफ्स यानी कि योद्धा सरदार थे, इनसे ये उम्मीद की जाती थी कि ये राजाओं के लिए या अपने स्वामियों के लिए उपहार लेकर आए। बी प्रेजेंट एट दियर कोर्ट्स एंड प्रोवाइड देम विद मिलिट्री सपोर्ट, और इनसे ये उम्मीद भी की जाती थी कि ये राजाओं के दरबार में या अपने स्वामियों के दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता भी दें। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि उस समय पर जो राजा होते थे वो इन बिग लैंडलॉर्ड्स को और इन वॉरियर चीफ्स को सामंत की उपाधि देते थे, यानी कि ये सामंत कहलाते थे। उसके बाद दिया गया है, एज सामंतास गेन्ड पावर एंड वेल्थ दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स टू बी महासामंता महामंडलेश्वरा द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल और रीजन एंड सो ऑन। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जब इन सामंतों के पास ज्यादा ताकत आ जाती थी, ज्यादा पैसा आ जाता था, तो ये अपने आप को महासामंत या महामंडलेश्वर घोषित कर देते थे। महामंडलेश्वर यानी के पूरे मंडल का स्वामी, यानी कि किसी ग्रुप का हेड। Sometimes they asserted their independence from their overlords, और कई बार तो वो ये भी घोषित कर देते थे कि अब हम किसी राजा के, किसी स्वामी के अधीन नहीं हैं, अब हम आज़ाद हैं। यानी वो इतने ताकतवर हो जाते थे कि जिन राजाओं के अधीन वो होते थे वो उन्हीं से कहते थे कि अब हम तुम्हारे अधीन नहीं हैं, अब हम आज़ाद रहेंगे। One such instance was that of the राष्ट्रकूटास in the Deccan, यानी कि इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। Initially they were subordinate to the चालुक्यास of कर्नाटका, यानी कि एक समय पर ये जो दक्कन के राष्ट्रकूटास थे, ये कर्नाटका में चालुक्य राजाओं के अधीन आते थे। In the mid-8th century, Danti Durga,
a Rashtrakuta chief overthrew his Chalukya overlord and performed a ritual called Hiranyagarbha, literally the golden womb. इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि 8वीं शताब्दी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान था जिसका नाम था दंती दुर्ग। उसने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और उसने एक अनुष्ठान किया जिसका नाम था हिरण्यगर्भ, जिसका मतलब होता है सोने का गर्भ। यानी कि इस राष्ट्रकूट प्रधान ने जिसका नाम दंती दुर्ग था, अपने चालुक्य स्वामी को हराने के बाद इसने एक क्या किया, एक अनुष्ठान किया जिसका नाम हिरण्यगर्भ था। When this ritual was performed with the help of Brahmans, it was thought to lead to the rebirth of the sacrificer as a Kshatriya, even if he was not one by birth. इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जब ये अनुष्ठान जो राष्ट्रकूट के प्रधान दंती दुर्ग ने करवाया था, जब यह अनुष्ठान ब्राह्मण्स की सहायता से कराया जाता था तो यह माना जाता था कि जो भी इस अनुष्ठान को करवा रहा है, भले ही वो जन्म से क्षत्रिय ना हो, लेकिन वो क्षत्रिय बन जाता था। In other cases, men from enterprising families used their military skills to carve out kingdoms. इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर कुछ और उदाहरण दिए गए हैं जहाँ पर कुछ आदमियों ने, कुछ लोगों ने जो एंटरप्राइजिंग फैमिलीज से थे, यानी कि जो ऐसी फैमिलीज से थे जिनके अपने कुछ फैमिली प्रोफेशन थे, फैमिली बिजनेस थे, उन्होंने अपनी मिलिट्री स्किल्स का यूज किया अपने राज्य स्थापित करने के लिए। फॉर इंस्टेंस द कदम्बा मयूर शर्मन एंड द गुजर प्रतिहार हरिचंद्रा वर ब्राह्मण्स who gave up their traditional professions and took to arms successfully, establishing kingdoms in Karnataka and Rajasthan respectively. यानी कि उदाहरण के लिए कादम्ब मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्रा ये ब्राह्मण थे, लेकिन इन्होंने अपने इस पेशे को छोड़ दिया और हथियार उठाए और सफलतापूर्वक कर्नाटका और राजस्थान में अपने राज्य स्थापित किए। अब हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स, यानी कि राज्यों में प्रशासन। मैनी ऑफ दीज न्यू किंग्स एडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स सच एज महाराजाधिराज, जिसका मतलब होता है ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स, त्रिभुवना चक्रवर्तिन, लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स एंड सो ऑन। यानी कि इन राजाओं ने अपने आप को बड़े बड़े टाइटल दिए, ये अपने आप को महाराजा अधिराज कहलवाते थे या त्रिभुवना चक्रवर्तिन कहलाते थे। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स, यानी कि इन सब दावों के बावजूद, दे ऑफन शेयर्ड पावर विद देयर सामंथास एज वेल एज विद एसोसिएशंस ऑफ पीजेंट्स, ट्रेडर्स एंड ब्राह्मण्स। यानी कि भले ही वो ये कहलवाते थे कि हम राजाओं के राजा हैं, हमें महाराजा धीराज कहो, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अपनी शक्ति, अपनी पावर शेयर करनी होती थी सामंतों के साथ, किसानों के साथ, जमींदारों के साथ, व्यापारियों के साथ तथा ब्राह्मणों के साथ। यानी इन सब के साथ ये जो नए राजा बने थे ये अपनी शक्ति को शेयर करते थे, यानी अपनी शक्ति को की साझेदारी करते थे, बांटते थे। तो ये उतने पावरफुल राजा नहीं थे जितना कि ये शो ऑफ करते थे। इन ईच ऑफ दीज स्टेट्स रिसोर्सेज वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, दैट इज पीजेंट्स, कैटल कीपर्स, आर्टिसंस, who were often persuaded or compelled to surrender part of what they produced. इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि इन राज्यों में, इन स्टेट्स में जो टैक्स आता था, जो पैसा आता था राजाओं के पास, वो किसानों से आता था, पशुपालकों से आता था, कारीगरों से आता था,
और इन्हें मजबूर किया जाता था कि जो कुछ भी ये प्रोड्यूस करते हैं उसका एक हिस्सा ये राजा को दे। समटाइम्स these were claimed as rent due to a lord who asserted that he owned the land. Revenue was also collected from traders. और इन सब से जो ये वसूला जाता था कि जो कुछ भी तुम प्रोड्यूस करते हो वो हमें दो, ये लगान के रूप में, रेंट के रूप में वसूला जाता था। क्योंकि जो राजा होता था, जो स्वामी होता था, वो कहता था जमीन मेरी है तो मुझे इसके बदले में तुम मुझे टैक्स दोगे। और व्यापारियों से भी टैक्स वसूला जाता था। These resources were used to finance the king's establishment as well as for the construction of temples and forts. इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जो कुछ भी ये टैक्स के रूप में राजा के पास आता था, ये सब पैसा यूज किया जाता था राजा के कामों के लिए, टेम्पल्स मंदिर बनाने के लिए और किले बनाने के लिए। They were also used to fight wars which were in turn expected to lead to the acquisition of wealth in the form of plunder and access to land as well as trade routes. इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जो भी टैक्स राजा के पास आता था उस पैसे का इस्तेमाल युद्ध यानी कि लड़ाइयाँ लड़ने में भी किया जाता था। और ये युद्ध इसलिए लड़े जाते थे कि इससे लूट का पैसा मिलता था। इस बात की उम्मीद होती थी कि हम जीत जाएंगे तो हमें लूट का पैसा मिलेगा। इसके अलावा ये उम्मीद होती थी कि लड़ाइयों से नई ज़मीन मिलेगी और नए व्यापारिक मार्ग मिलेंगे। तो इन सब के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी वो भी उसी पैसे से लड़ी जाती थी जो लोगों से टैक्स के रूप में राजा वसूलते थे। The functionaries for collecting revenue were generally recruited from influential families and positions were often hereditary. This was true about the army as well. In many cases, close relatives of the king held these positions. इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि टैक्स कलेक्ट करने के लिए जिन लोगों को अपॉइंट किया जाता था, रखा जाता था, वे लोग प्रभावशाली फैमिली से आते थे और ये उनका पुश्तैनी काम होता था। यानी उनके बड़े बुजुर्गों के टाइम से ये काम वो करते आ रहे थे। और आर्मी के बारे में भी ऐसा ही होता था कि आर्मी में जो राजा के क्लोज रिलेटिव्स होते थे उनको ऊंची ऊंची पोजीशंस पर रखा जाता था। यानी कि जो राजा के करीबी होते थे उन्हें आर्मी में अच्छी पोजीशंस दी जाती थी। अब हम पढ़ेंगे प्रशस्तिस एंड लैंड ग्रांट्स के बारे में। प्रशस्तिस का मतलब होता है प्रशस्ति पत्र। ये ऐसे प्रशस्ति पत्र होते थे जिनमें कि राजाओं के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखी जाती थी। और लैंड ग्रांट्स का यहाँ पर ये मतलब है कि जो ब्राह्मण्स होते थे, ये जो राजा होते थे, ये ब्राह्मणों को जमीनें अनुदान में दिया करते थे, भूमि अनुदान करते थे, यानी ऐसे ही जमीन दे दिया करते थे। प्रशस्तिस कंटेन डिटेल्स दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू, यानी कि प्रशस्तिस में कुछ ऐसी डिटेल्स होती थी, ऐसी इंफॉर्मेशन होती थी जिनके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह से सच होती थी। इनमें राजाओं के लिए सिर्फ तारीफें लिखी होती थी। बट दे टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्व्स एज वैलिएंट विक्टोरियस वॉरियर्स फॉर एग्जाम्पल। लेकिन ये जो प्रशस्ति पत्र होते थे इनसे हमें ये पता चल जाता है कि राजा खुद को कैसा दिखाना चाहते थे। वो खुद को शूरवीर और विजयी योद्धा दिखाना चाहते थे। These were composed by learned Brahmins who occasionally helped in the administration. इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जो प्रशस्ति पत्र होते थे ये ब्राह्मणों के द्वारा लिखे जाते थे जो अक्सर एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते थे, यानी कि प्रशासन में मदद करते थे। Kings often rewarded Brahmins by grants of land, यानी कि जो राजा होते थे ये ब्राह्मणों को जमीन दिया करते थे, भूमि दान किया करते थे। These were recorded on copper plates which were given to those who received the land. और राजा जब ब्राह्मणों को जमीन देते थे तो इनका जो रिकॉर्ड होता था वो कॉपर प्लेट्स पे रखा जाता था और ये कॉपर प्लेट्स इन ब्राह्मणों को दिए जाते थे जिनको जमीनें दी जाती थी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि इन कॉपर प्लेट्स पर ये पूरी डिटेल लिखी होती थी कि किसको ज़मीन दी जा रही है, कितनी ज़मीन है, उसका एरिया कितना है, ये सब इसमें लिखा जाता था। और इन कॉपर प्लेट्स पर आप देख सकते हैं राजा की मोहर भी लगी होती थी। Unusual for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over Kashmir, यानी कि 12वीं शताब्दी में एक पोयम लिखी गई, एक कविता लिखी गई जो कि संस्कृत में लिखी गई थी, और ये उन राजाओं की हिस्ट्री के बारे में थी जिन्होंने कश्मीर पर राज किया था। It was composed by an author named कल्हना, और ये जो संस्कृत में लिखी गई कविता थी, ये जिनके द्वारा लिखी गई थी, जिन्होंने ये कविता लिखी थी, उनका नाम था कल्हन। He used a variety of sources, उन्होंने इस पोएम को लिखने के लिए कई सोर्सेज से इंफॉर्मेशन ली, इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शंस, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस अकाउंट्स एंड अर्लियर हिस्ट्रीज टू राइट हिज अकाउंट। यानी कि इन सब रिसोर्सेज से इन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और उन राजाओं के बारे में संस्कृत में एक पोएम लिखी जिन्होंने कश्मीर पर राज किया था। अनलाइक द राइटर्स ऑफ प्रशस्तीज, ही वॉज ऑफन क्रिटिकल अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि ये जो पोएट है जिनका नाम यहाँ पर बताया गया है कल्हन, ये प्रशस्तीज की तरह नहीं लिखते थे जिसमें सिर्फ तारीफें होती थी, बल्कि ये क्रिटिकली भी लिखते थे राजाओं के बारे में, उनकी पॉलिसीज के बारे में। यानी ये अपनी कविताओं में राजाओं की आलोचना भी करते थे कि अगर वो कुछ गलत करते हैं तो ये उनके बारे में भी लिखते थे। अब हम पढ़ेंगे वॉरफेयर फॉर वेल्थ, यानी कि धन के लिए युद्ध। यू मे हैव नोटिस्ड दैट ईच ऑफ दीज रूलिंग डायनेस्टीज वॉज बेस्ड इन अ स्पेसिफिक रीजन, यानी कि आपने गौर किया होगा स्टूडेंट्स कि ये जो राजवंश होते थे इनका एक स्पेसिफिक रीजन होता था, यानी एक क्षेत्र विशेष होता था, जितने क्षेत्र पे, जितने एरिया में ये राज करते थे। एट द सेम टाइम दे ट्राइड टू कंट्रोल अदर एरियाज, लेकिन साथ साथ ये दूसरी जगहों पर भी कब्जा करने की कोशिश करते रहते थे। वन पर्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया वॉज द सिटी ऑफ कन्नौज इन द गंगा वैली, और ऐसे ही गंगा वैली में यानी कि गंगा घाटी में एक शहर था जिसका नाम था कन्नौज, जिस पर कब्जा करने के लिए काफी कोशिशें हुई। फॉर सेंचुरीज रूलर्स बिलोंगिंग टू द गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूटा एंड पाल डायनेस्टीज फॉट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज, यानी कई सदियों तक, काफी लंबे समय तक गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल राजवंशों में लड़ाई चलती रही कि कन्नौज पर कब्जा कौन करेगा। Because there were three parties in this long drawn conflict, historians often describe it as the tripartite ये है स्टूडेंट्स ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल। ट्राईपार्टाइट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा मसला जिसमें तीन पार्टीज शामिल होती है, तीन पक्ष शामिल होते हैं। अब क्योंकि कन्नौज पर कब्जा करने के लिए जो लड़ाई चल रही थी उसमें तीन पार्टीज थी, तीन पक्ष थे, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटा एंड पाल डायनेस्टीज। तो हिस्टोरियंस इसको क्या कहते हैं? ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, यानी कि त्रिपक्षीय संघर्ष। As we will see, page 62 to 66, rulers also tried to demonstrate their power and resources by building large temples। यानी कि हम पेज 62 से 66 में ये रीड करेंगे, जब हम आगे इस बुक में जाएंगे तो वहां पर हम ये रीड करेंगे कि उस समय पर जो राजा महाराजा होते थे वो अपनी शक्ति दिखाने के लिए कि हमारे पास कितनी शक्ति है, कितने रिसोर्सेज हैं, कितने साधन हैं, इसके लिए वो बड़े बड़े मंदिर बनवाया करते थे। So when they attacked one another's kingdoms, they often chose to target temples which were sometimes extremely rich। तो जब कोई राजा किसी दूसरे राज्य पर हमला करता था तो वो यूजुअली क्या करते थे, वहां के जो टेम्पल्स होते थे, मंदिर होते थे, उनके ऊपर टारगेट रखते थे, उनको अपना निशाना बनाते थे, क्योंकि वहां मंदिरों में बहुत ज्यादा दौलत होती थी, बहुत ज्यादा वहां पर सोना
चांदी यानी बहुत ज्यादा वहां पर अमीरी थी, पैसा था, जिनको वो लूटने की कोशिश करते थे मंदिरों से। यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 5। आप इसके बारे में चैप्टर 5 में भी पढ़ेंगे। One of the best known of such rulers is सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, अफगानिस्तान। और इस तरह के जो राजा थे, जो शासक थे, जो कि दूसरी जगहों पर हमला करते थे, वहां के मंदिरों को लूटते थे, इनमें जो सबसे फेमस नाम है वो अफगानिस्तान का सुल्तान था, सुल्तान महमूद ऑफ गजनी। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद। He ruled from 997 to 130, यानी कि उसने सन 997 से 1030 तक शासन किया। एंड एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, ईरान एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और उसने अपना राज्य कहाँ तक फैलाया? सेंट्रल एशिया तक, ईरान तक, और जो सब कॉन्टिनेंट का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहां तक उसने अपना राज फैलाया। He raided the subcontinent almost every year. वो लगभग हर साल सब कॉन्टिनेंट पे यानी कि जो उपमहाद्वीप है यहाँ पर हमला किया करता था। His targets were wealthy temples. वो अमीर और बड़े-बड़े और अमीर मंदिरों को अपना निशाना बनाया करता था। Including that of सोमनाथ गुजरात। और ऐसे ही गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर था, इसके ऊपर भी महमूद सुल्तान जो था महमूद ऑफ गजनी, इसने अटैक किया था। मच ऑफ द वेल्थ महमूद कैरिड अवे वॉज यूज टू क्रिएट अ स्प्लेंडेड कैपिटल सिटी एट गजनी। और जो भी दौलत वो लूट कर लेकर जाता था उसका एक बड़ा हिस्सा गजनी, जो एक शहर या जगह का नाम है अफगानिस्तान में, वहां पर एक बहुत बढ़िया और बड़ा शहर बनाने के लिए उस दौलत का इस्तेमाल किया गया। Sultan Mahmud was also interested in finding out more about the people he conquered, यानी कि सुल्तान महमूद ने जिन जगहों को जीता था वह वहां के लोगों के बारे में और भी बातें जानना चाहता था। And entrusted a scholar named Al-Biruni to write an account of the subcontinent, और उसने अल-बिरूनी नामक एक विद्वान को ये जिम्मेदारी सौंपी कि तुम उप महाद्वीप के बारे में, सब कॉन्टिनेंट के बारे में लिखोगे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि सब कॉन्टिनेंट्स में जो कंट्रीज आती है उनमें इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये जो भारतीय उप महाद्वीप है, इस सब कॉन्टिनेंट को भारतीय उप महाद्वीप भी कहा जाता है। यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज हैं। दिस अरेबिक वर्क नोन एज द किताब उल हिंद, यानी कि सुल्तान महमूद ने जो काम दिया था अल-बिरूनी को कि तुम्हें सब कॉन्टिनेंट के बारे में लिखना है, वहां के लोगों के बारे में डिटेल्स लिखनी है, तो ये जो काम किया गया इसे नाम दिया गया किताब उल हिंद। रिमेन्स एन इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर हिस्टोरियंस। और ये जो बुक थी जो कि अल-बिरूनी ने लिखी थी सब कॉन्टिनेंट के बारे में, किताब उल हिंद, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स बन गई हिस्टोरियंस के लिए। इतिहासकारों को इससे बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ मिलती हैं। He consulted संस्कृत स्कॉलर्स टू प्रिपेयर दिस अकाउंट, यानी कि अल-बिरूनी ने अपनी इस बुक को तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से भी परामर्श किया, उनसे एडवाइजरी, और अपनी इस बुक को पूरा किया जो कि सब कॉन्टिनेंट के बारे में थी। Other kings who engaged in warfare included the Chahmans, later known as the Chauhans, who ruled over the region around Delhi and Ajmer. इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमांस भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए, जो दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों में राज करते थे। यानी कि उनका जो शासन था वो दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर था। They attempted to expand their control to the west and the east. और उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि पश्चिम की तरफ और पूर्व की तरफ भी उनके शासन का जो एरिया है वो बढ़ाया जाए। Where they were opposed by the Chalukyas of Gujarat and the Gadwals of western उत्तर प्रदेश। लेकिन जब उन्होंने
अपने शासन के क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश की, तो गुजरात में चालुक्यास का विरोध उन्हें सहना पड़ा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में गढ़वाल्स का विरोध उनको झेलना पड़ा। यानी कि उन्हें टक्कर लेनी पड़ी, लड़ाई लड़नी पड़ी गुजरात में चालुक्यास के साथ और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में गढ़वाल्स के साथ। द बेस्ट नोन चहमान रूलर वॉज पृथ्वीराज III, जो कब से कब तक था, 1168 से 1192 तक, who defeated an Afghan ruler named Sultan Muhammad Ghori in 1191 but lost to him the very next year in 1192। यानी कि चौहान में जो सबसे प्रसिद्ध जो रूलर था, जो राजा था, वो पृथ्वीराज तृतीय था, जो सन 1168 से 1192 तक थे, जिन्होंने अफगान रूलर जिसका नाम सुल्तान महमूद गोरी था, उसको 1191 में हरा दिया था। लेकिन अगले ही साल सन 1192 में जो चहमान रूलर थे पृथ्वीराज तृतीय, ये महमूद गोरी से अगले ही साल 1192 में हार गए थे। अब हम देखेंगे अ क्लोजर लुक द चोलास, यानी कि अब हम चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। फ्रॉम उदयपुर टू तंजावुर, यानी कि उदयपुर से लेकर तंजावुर तक। हाउ डिड द चोलास राइज टू पावर, यानी कि चोल वंश सत्ता में कैसे आया। अ माइनर चीफली फैमिली known as the Mutriyar held power in the कावेरी डेल्टा। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि कावेरी डेल्टा में मुट्रियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। दे वर सबॉर्डिनेट टू द पल्लवा किंग्स ऑफ कांचीपुरम, और ये जो मुट्रियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटा सा मुखिया परिवार था जिसकी सत्ता थी कावेरी डेल्टा में, ये कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के सबॉर्डिनेट थे, उनके सहायक थे। विजयालय who belonged to the ancient chiefly family of the Cholas from Udaipur captured the delta from the Mutriyar in the middle of the 9th century। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि विजयालय ने, जो चोल परिवार का एक प्राचीन मुखिया परिवार था, उसने मुट्रियार को इस डेल्टा से हटाकर 9वीं शताब्दी में यहाँ पर कब्जा कर लिया। He built the town of Tanjavur and a temple for goddess निशुंभ सुदिनी there, और उसने वहाँ पर तंजावुर शहर और निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर बनाया। इसके बाद हमसे कहा गया है द सक्सेसर्स ऑफ विजयालय कॉन्क्वेर्ड नेबरिंग रीजन्स एंड द किंगडम ग्रीव इन साइज एंड पावर, यानी कि विजयालय के जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने अपने आस पड़ोस के और भी राज्यों को जीत लिया, यानी कि उनके ऊपर कब्जा कर लिया, जिससे विजयालय का जो राज्य था, इनका जो साम्राज्य था, उसका क्षेत्र बहुत बढ़ गया और उनकी शक्ति भी बहुत बढ़ गई। द पांड्यान एंड द पल्लवा टेरिटरीज टू द साउथ एंड नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि दक्षिण और उत्तर के पांड्यान और पल्लव के जो इलाके थे वो इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए, यानी कि दक्षिण और उत्तर में पांड्यान और पल्लवा जो थे वो भी अब इसी विजयालय राज्य के अंदर शामिल हो गए थे। राजराज I, considered the most powerful Chola ruler, became king in 985 and expanded control over most of these areas। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल राजा था, जो सन 985 में राजा बना था, उसने इन सभी जगहों पर अपना राज कर लिया था, इन सभी जगहों को अपने कब्जे में ले लिया था, यानी कि इनमें से ज़्यादातर जो जगह थी वो अब राजराज प्रथम के राज्य का हिस्सा हो गई थी। He also
रीऑर्गेनाइज्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। और ये जो राजा था राजराज, इसने अपने राज्य का जो एडमिनिस्ट्रेशन था इसको दोबारा से तैयार किया था, यानी कि इसने अपने राज्य के प्रशासन का पुनर्गठन किया था। राजराज सन Rajendra I continued his policies and even raided the Ganga Valley, Sri Lanka and countries of Southeast Asia, developing a navy for these expeditions। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि राजराज का जो बेटा था राजेंद्र प्रथम, इसने भी अपने पिता की जो पॉलिसीज थी उन्हीं का पालन किया, उन्हीं रूल्स पर चला, और इसने गंगा घाटी पर आक्रमण किया, श्रीलंका पर आक्रमण किया और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज पर भी आक्रमण किया। और इसके लिए इसने अपनी एक जल सेना बनाई। नेवी यानी कि जल सेना, जो कि आर्मी होती है, सेना होती है जो पानी में काम करती है। अब हम पढ़ेंगे स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर, यानी कि भव्य मंदिर और ब्रॉन्ज की मूर्ति कला, यानी कि कांसे की मूर्ति कला। द बिग टेम्पल्स ऑफ तंजावुर एंड गंगई कोंडचोलपुरम built by Rajraj and Rajendra are architectural and sculptural marvels। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि राजा राजराज और राजेंद्र के द्वारा तंजावुर और गंगई कोंडचोलपुरम में बनाए गए बड़े मंदिर अपनी बनावट के हिसाब से और अपनी मूर्ति कला के हिसाब से एक चमत्कार है, यानी बहुत ही अद्भुत हैं। Chola temples often became the nuclei of settlements which grew around them। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि चोल मंदिर अपने आसपास बसने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए, यानी कि चोल मंदिर के आसपास जो बस्तियां बसती थी उनके लिए चोल मंदिर एक केंद्र की तरह होता था, बहुत इंपॉर्टेंट जगह होती थी। These were centers of craft production, यानी कि ये जो मंदिर थे, जो चोल टेम्पल थे, ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे, यानी कि यहाँ पर बहुत सी चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाता था। टेम्पल्स वर ऑल्सो एंडोड विद लैंड बाय रूलर्स एज वेल एज बाय अदर्स, यानी कि ये जो मंदिर थे ये राजाओं के द्वारा दी गई भूमि से और दूसरे लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी काफ़ी संपन्न हो गए। The produce of this land went into maintaining all the specialists who worked at the temple and very often lived near it: priests, garland makers, cooks, sweepers, musicians, dancers, etc। यानी कि जो मंदिर की जो भूमि होती थी, इससे जो भी उपज होती थी, जो भी यहाँ उगता था, जो भी यहाँ पर बनाया जाता था, वो सब चीज़ें यूज़ की जाती थी यहाँ के स्पेशलिस्ट के लिए, यानी कि वे लोग जो मंदिर के लिए काम करते थे और जो आमतौर पर मंदिर के आसपास ही रहते थे, जैसे कि पुजारी, माला बनाने वाले, कुक, स्वीपर यानी साफ सफाई वाले, म्यूजिशियंस और डांसर्स। तो जो भी यहाँ पर पैसा कमाया जाता था या उगाया जाता था वो सब इन्हीं के लिए इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि ये सब लोग इन चीज़ों को इस्तेमाल करते थे। इन अदर वर्ड्स, टेम्पल्स वर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ वर्शिप, दे वर द हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज वेल। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि दूसरे शब्दों में जो मंदिर थे ये सिर्फ पूजा करने की जगह नहीं थी, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। Amongst the crafts associated with temples, the making of bronze images was the most distinctive, यानी कि मंदिर से संबंधित जो भी चीज़ें बनाई जाती थी उसमें सबसे विशेष था कांसे की प्रतिमा, यानी कि जो कांसे की, ब्रॉन्ज की जो मूर्तियां बनाई जाती थी वो सबसे विशेष होती थी। चोला ब्रॉन्ज इमेजेस आर कंसिडर्ड अमंग्स द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि जो चोल साम्राज्य की जो ब्रॉन्ज की मूर्तियां थी, जो कांसे की मूर्तियां थी, उन्हें
दुनिया की सबसे शानदार चीज़ों में शामिल किया जाता है। उन्हें दुनिया की सबसे बढ़िया चीज़ों में गिना जाता है। While most images were of deities, sometimes images were made of devotees as well. यानी कि ज़्यादातर जो मूर्तियाँ होती थी, जो ब्रॉन्ज की, कांसे की मूर्तियाँ बनाई जाती थी, ज़्यादातर वो देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ मूर्तियाँ ऐसी होती थी जो भक्तों की भी बनाई जाती थी। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन यानी कि कृषि और सिंचाई। मैनी ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द चोलाज वर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर, यानी कि चोल साम्राज्य की कई उपलब्धियां ऐसी हैं जो इस वजह से संभव हो पाई क्योंकि कृषि के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ। Look at map 2 again. Notice that the river Kaveri branches off into several small channels before emptying into the Bay of Bengal. यानी कि मैप 2 को दोबारा देखिए। जो कावेरी नदी है वो बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले बहुत सारी शाखाओं में बट जाती है। यानी कि ये जो कावेरी नदी है ये बंगाल की खाड़ी में जाने से पहले बहुत सारे पार्ट्स में बट जाती है। These channels overflow frequently, depositing fertile soil on their banks. इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि ये जो नदी है जो अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाती है, अलग अलग पार्ट्स में बढ़ जाती है, इससे क्या होता है कि नदी के किनारे बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी जमा हो जाती है। Water from the channels also provides the necessary moisture for agriculture, particularly the cultivation of rice. यानी कि नदी जो अलग अलग पार्ट्स में बढ़ जाती है इससे खेती के लिए जो नमी चाहिए मिट्टी में, जो पानी की मात्रा चाहिए वो नदी के आसपास के क्षेत्रों में बना रहता है, खास तौर पे चावल की खेती के लिए, क्योंकि चावल की खेती के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। Although agriculture had developed earlier in other parts of Tamil Nadu, it was only from the 5th or 6th century that this area was opened up for large-scale cultivation. इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि तमिलनाडु के दूसरे इलाकों में खेती पहले ही विकसित हो चुकी थी, लेकिन 5वीं और 6ठी सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। यानी कि खेती विकसित तो पहले हो गई थी, लेकिन बड़े पैमाने पर जो खेती शुरू हुई वो 5वीं और 6ठी शताब्दी में हुई। Forests had to be cleared in some regions, land had to be leveled in other areas. यानी कि खेती के लिए कई जगहों पर जंगलों को काटा गया और कई जगहों पर जो जमीन थी उसको समतल किया गया। In the delta region, embankments had to be built to prevent flooding and canals had to be constructed to carry water to the fields. इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि डेल्टा रीजन में बाढ़ को रोकने के लिए जो किनारे होते हैं नदी के वहाँ एम्बैंकमेंट बनाए गए, एक तरह से बाउंड्रीज बनाई गई और कैनाल्स बनाई गई यानी कि नहरें बनाई गई। नहरें क्या होती है? ये छोटे छोटे रास्ते बनाए जाते हैं जो नदी से खेतों तक जाते हैं, जिनसे कि जो नदी का पानी है वो खेतों तक पहुंच जाए। इसके लिए नदियों के साथ नहरें बनाई गई। इन मैनी एरियाज 2 क्रॉप्स वर ग्रोन इन अ ईयर। और कई जगहों पर एक साल में 2 फसलें उगाई जाने लगी, यानी कई जगहों पर एक साल में 2 तरह की फसलें उगाई जाती थी। In many cases it was necessary to water crops artificially, यानी कि कई केसेस में फसलों को आर्टिफिशियल तरीके से इरिगेशन करने की ज़रूरत थी, यानी कि फसलों को पानी देने का काम आर्टिफिशियल तरीके से करना ज़रूरी था। A variety of methods were used for irrigation, यानी कि इरिगेशन के लिए, फसलों की सिंचाई के लिए कई तरीके अपनाए गए। In some areas wells were dug, यानी कि कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए। In other places huge tanks were constructed to collect rain water, जबकि कुछ जगहों पर बड़े बड़े टैंक बनाए गए जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता था।
Remember that irrigation works require planning, organizing labor and resources, maintaining these works and deciding on how water is to be shared. इसका ये मतलब है कि इरिगेशन के लिए यानी कि सिंचाई के काम के लिए योजना की ज़रूरत होती है, प्लानिंग की ज़रूरत होती है, लेबर को ऑर्गेनाइज करना होता है, रिसोर्सेज यानी संसाधनों का ध्यान रखना होता है और इन सब कामों में इनकी मेंटेनेंस रखनी होती है और ये भी डिसाइड करना होता है कि पानी को किस तरह से शेयर किया जाए, यानी कि ये भी ध्यान रखना होता है कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए. मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स as well as people living in villages took an active interest in these activities. और ज़्यादातर नए राजाओं ने और उनके साथ साथ गांव के लोगों ने भी इन सभी कामों में काफ़ी दिलचस्पी दिखाई, काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया. अब हम देखेंगे द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर यानी कि साम्राज्य का प्रशासन. हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड यानी कि प्रशासन किस प्रकार से संगठित था. सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स नोन एज उर became prosperous with the spread of irrigation agriculture. इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि किसानों की जो बस्तियां थी वो उर कहलाती थी और जब इरिगेशन की फैसिलिटीज़ आई तो इससे खेती काफ़ी डेवलप हुई, खेती बाड़ी करना आसान हो गया और इससे काफ़ी अच्छा उत्पादन होने लगा. तो इससे जो ये किसान थे ये भी काफ़ी प्रोस्पेरस हो गए, समृद्ध हो गए. ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म्ड लार्जर यूनिट्स कॉल्ड नाडू. और फिर इन गांवों ने अपने ग्रुप्स बना लिए और गांव के इन ग्रुप्स को नाडू कहा जाता था. द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म्ड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्सेस. और ये जो ग्रुप्स होते थे जिन्हें नाडू कहा जाता था और इनके साथ जो विलेज काउंसिल होते थे, विलेज काउंसिल यानी कि ग्राम परिषद और ये नाडू ये साथ मिलकर गांव के कामकाज वगैरह को देखते थे जिसमें कि न्याय करना और टैक्स वसूल करना शामिल होता था. रिच पीजेंट्स ऑफ द वेड़ाल कास्ट exercised considerable control over the affairs of the Nadu under the supervision of the central Chola government. इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि सेंट्रल चोल गवर्नमेंट के नियंत्रण में वेड़ाल जाति के जो अमीर किसान थे उनका नाडू के ऊपर अच्छा खासा कंट्रोल था, अच्छा खासा नियंत्रण था. The Chola kings gave some rich landowners titles like Muvendvedan, a Vedan or peasant serving 3 kings, Ariyar, chief, etc. as markers of respect and entrusted them with important offices of the state at the center. इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि चोल राजाओं ने कुछ अमीर और बड़े लैंड ओनर्स को कुछ टाइटल्स दिए, कुछ उपाधियां दी, जैसे कि मुवेंद वेलन जिसका मतलब होता है 3 राजाओं की सेवा करने वाला वेलन या किसान. और इसके अलावा जो उपाधि उन्होंने कुछ बड़े लैंड ओनर्स को दी वो थी अरियार जिसका मतलब होता है चीफ यानी कि प्रधान. और ये उपाधियां इन बड़े लैंड ओनर्स को सम्मान के रूप में दी गई थी. और इसके साथ साथ इन्हें बड़े बड़े पद दिए गए यानी कि सेंटर में बड़ी बड़ी पोजीशंस दी गई. सेंटर का मतलब यानी कि राज्य में बड़ी बड़ी पोजीशंस दी गई. We have seen that Brahmins often received land grants or Brahmaday. As a result, a large number of Brahmana settlements emerged in the Kaveri Valley as in other parts of South India. इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जो राजा महाराजा होते थे वो ब्राह्मणों को ज़मीनें देते रहते थे यानी कि ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट्स मिलते थे, भूमि अनुदान मिलता था या और ब्रह्मदेय मिलता था यानी कि उन्हें राजा महाराजा ज़मीनें देते रहते थे, जिसकी वजह से बहुत सारी ब्राह्मण बस्तियां बन गई. कहाँ पर? कावेरी वैली में और साउथ इंडिया के दूसरे पार्ट्स में. तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जो राजा महाराजा थे वो ब्राह्मणों को
लैंड ग्रांट्स और ब्रह्मदेय देते थे, यानी कि ज़मीनें देते थे, जिसकी वजह से कावेरी घाटी में और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में बहुत सारी ब्राह्मण बस्तियां बन गई थी। Each Brahmadev was looked after by an assembly or sabha of prominent ब्राह्मणा लैंड होल्डर्स। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स के ब्राह्मणों को जो ज़मीनें मिलती थी, इनकी जो देखभाल की जाती थी वो कुछ प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों के द्वारा की जाती थी, कुछ प्रमुख ब्राह्मण लैंड होल्डर्स के द्वारा की जाती थी। दीज असेंबलीज वर्कड वेरी एफिशिएंटली। और ये जो असेंबली होती थी, ये जो लोगों का ग्रुप होता था जो कि सब देखरेख करता था, ये काफ़ी एफिशिएंट थे, यानी कि ये कुशलतापूर्वक अपना काम करते थे। Their decisions were recorded in details in inscriptions, often on the stone walls of temples. इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि इनके जो डिसीजंस होते थे वो शिलालेखों पर, पत्थरों पर लिखे जाते थे, और नॉर्मली ये मंदिर की दीवारों पर लिखे जाते थे और काफ़ी डिटेल में लिखे जाते थे। Associations of traders known as nagrams also occasionally performed administrative functions in towns. इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स के जो व्यापारी होते थे, व्यापारियों को जो एसोसिएशन होती थी, व्यापारियों का जो ग्रुप होता था जिसे नगरम कहते थे, वो भी कभी कभार शहर के जो प्रशासनिक कार्य होते थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होते थे शहर के, उनको देखते थे। Inscriptions from Uttar Merur in Chingalput district, Tamil Nadu provide details of the way in which the Sabha was organized. इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि तमिलनाडु के चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट में उत्तर मेरूर से जो इंस्क्रिप्शंस मिली है, जो लिखित जो सबूत मिले हैं, जो रिटन प्रूफ मिले हैं, उनसे पता चलता है कि ये जो ब्राह्मणों की सभा थी ये किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड थी, ये किस तरह का संगठन था। द सभा हैड सेपरेट कमिटीज टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क्स, गार्डन्स, टेम्पल्स एटसेट्रा। यानी कि इस सभा में अलग अलग कमेटियां बनाई जाती थी जो अलग अलग काम देखती थी। कोई कमेटी इरिगेशन वर्क को देखती थी, फसलों की सिंचाई का काम देखती थी, कोई गार्डन्स को देखती थी, कोई टेम्पल्स का काम देखती थी। Names of those eligible to be members of these committees were written on small tickets of palm leaf. These tickets were put into an earthenware pot from which a young boy was asked to take out the tickets one by one for each committee. यानी कि जो भी लोग इन कमेटीज के लिए एलिजिबल होते थे, इनके लिए जो योग्य होते थे, उनके नाम छोटी छोटी टिकट्स पर लिखे जाते थे। ये पाम लीफ होती थी जिन पर इनके नाम लिखे जाते थे, और इन टिकट्स को नाम लिखकर एक मटके में डाल दिया जाता था, एक बर्तन, मिट्टी के बर्तन में रख दिया जाता था, और फिर किसी छोटे लड़के से कहा जाता था कि तुम इनमें से टिकट निकालो, और जिसका नाम जिस कमेटी के लिए आता था वो वहाँ पर उस कमेटी के लिए सेलेक्ट हो जाता था। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।